कैसे आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का अगला सेक्शन, अगला पार्ट पढ़ते हैं, अगला भाग पढ़ते हैं, जहाँ पे हम इसकी संपूर्ण विस्तृत व्याख्या आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को जब भी देखना शुरू करिएगा, चाहे अभी लाइव देखिए चाहे बाद में देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और लेकिन साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। उससे आपका फायदा क्या होगा कि मैं केवल आपको प्रश्न का उत्तर ही नहीं बताऊंगा, बल्कि साथ में आपकी एक क्विक रिवीजन, संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास पे दर्शन करा दूंगा। माने कम समय में एक बेहतर तैयारी। अगर आपको इतिहास से डर लगता है तो आपके लिए यह वीडियो कारागार साबित होगा, आपके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होगा, क्योंकि हम आज इसकी पूरी व्याख्या आपके सामने लेकर आए हैं। आप स्वयं भी जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को जोड़ते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। चलिए आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा, हम भी आपके सामने लेकर वीडियो हाजिर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने जो प्रश्नों की सीरीज आई है, क्योंकि जो मैं प्रश्न की सीरीज लेके आता हूँ वो इस बात का पहले मैं विदित या ज्ञात कर देता हूँ कि प्रश्न कैसे हैं। अच्छा चलिए, आज थोड़ा सा लगता है हमें प्रश्न में नंबरिंग कट गई है क्या? ओह माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं, आज की प्रश्न की नंबरिंग कट गई, उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 में एक अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम का क्या नाम था? एकदम सरल प्रश्न है और मैं चाहता हूं आप इसका जवाब जरूर दें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों को भी शेयर करिएगा, बाकी आपकी इच्छा। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, जिसका नाम क्या था? जल्दी से जवाब दीजिएगा, इसका नाम क्या था? नियामक अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर अधिनियम, कंपनी अधिनियम। देखते हैं सबसे सही जवाब किसका। मतलब अभी तक आप लोगों ने जिन प्रश्नों का उत्तर दिया है वो सभी संतोषजनक उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस अधिनियम का पर्यायवाची का उपयोग किया गया, मान उस अधिनियम के पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया। 1773 में चार्टर एक्ट नहीं आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसे नियामक अधिनियम कहते हैं। लिख लीजिएगा, जिसे नियामक अधिनियम के नाम से जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नियामक अधिनियम कहते हैं। मतलब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को ही नियामक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अब हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा नियामक अधिनियम अथवा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। की पॉइंट लिखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की व्यवस्था को पूरी तरह से सुधारने और व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था। किससे? नियम अथवा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बना दिया। किसने? नियामक अधिनियम या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया तथा मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन सम्मिलित भी कर लिया। उसे हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं या उसे नियामक अधिनियम भी कहते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट है तो लिखते चलिएगा, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम जब भी करेंगे प्रश्नों की एक विस्तृत व्याख्या ही आपके सामने करेंगे। छोटा हमने डिस्प्ले को जानबूझ के कर दिया ताकि आपको थोड़ी समस्या ना हो कि हम खड़े हो जाते हैं तो दिखाई नहीं देता। एक मिनट, हाँ ठीक है। और हम हटते नहीं, इसलिए अगर हट जाएंगे तो होगा कि आप बगल में कॉपी रख के बैठे हैं, इसलिए मैं हटता नहीं डिस्प्ले से। यहाँ पे आइए, निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेटिक। देखिए, अगर आपने कल मेरी क्लास ली होगी, मैं इसलिए कहता हूं कि मेरी कोई भी क्लास आप मिस मत किया करिए, क्योंकि अगर आप कोई भी क्लास हमारी मिस करेंगे तो उसकी गारंटी आपकी होगी।
क्योंकि हम जब भी पढ़ाते हैं इन बात का विशेष ख्याल रखते हैं आपको क्या चीज़ें पढ़ानी है, किससे क्या चीज़ें रिलेटेड करके बनानी है। जी हाँ, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। जिनके विकल्प डी है लॉर्ड विलियम बेटिक, उनके आंसर सही है। आइए इसके बारे में चंद लाइन हम आपको लिखवा देते हैं, आप लिख लीजिएगा। लॉर्ड विलियम बेटिक लॉर्ड विलियम बेटिक ने भारत में 1835 में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की शुरुआत की, अंग्रेजी को स्वीकार किया। लॉर्ड विलियम बेटिक ने मैकाले की मिनट अपॉन इंडियन एजुकेशन, लिखना चाहे तो लिख लें, मिनट अपॉन इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट की सिफारिश पर कार्यवाही करते हुए निर्णय लिया कि सरकार शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले उच्च संस्थानों का समर्थन देगी। इस प्रयास में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेटिक का समर्थन किया था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा लाने में लॉर्ड विलियम बेटिक का किस भारतीय ने उनका समर्थन किया था? तो इस प्रयास में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेटिक की सिफारिश की थी, तो इसलिए उसका एक प्रश्न और बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपको अगर ये लग रहा है कि दुर्गेश सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा कि मैं आपको इतिहास के उस पहलू से परिचय करा दे रहा हूं जिसे पढ़ने में हमें और आपको डर लगता है। तो यह वीडियो हम आपको गिनती गिलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। आपने इतना प्रश्न किया, मैं आपको आपके नॉलेज से, ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाना चाह रहा हूं। जैसे भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की? कल हमने जो पढ़ाया था वहां पे मैंने बताया था डाक तार रेलवे, डाक तार रेलवे का जन्मदाता एक ही माना जाता है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग। बताइए, इन चारों गवर्नर जनरलों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ लिया था और हमने हर एक चीज के बारे में बता दिया था। तो यहां पे देखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी डाक तार रेलवे का भारत में जनक माना जाता है। आइए हम इसके बारे में कुछ शब्द लिख लेते हैं। क्या आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले कॉपी कलम अपने पास सुरक्षित रखे हैं? अगर रखे हैं तो आइए हम लोग सबसे पहले कुछ लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि हम आपको इस तरह से पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है आपके ज्ञान में वृद्धि करना, न कि प्रश्नों की संख्या की गिनती कराना। लिख लीजिएगा, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव, कल हमने बताया था लॉर्ड क्लाइव ने 24 मार्च 1766 को, 24 मार्च 1766 को पश्चिम बंगाल में, कहां से? पश्चिम बंगाल में, जिसे जमींदारी प्रथा के रूप में भी जाना जाता था, डाक योजना की स्थापना की। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने 24 मार्च 1766 को पश्चिम बंगाल में डाक योजना की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित जो डाक प्रणाली के बाद वारेन हेस्टिंग ने विकसित किया। 1774 में प्रधान डाकपाल पोस्ट मास्टर जनरल के अंतर्गत कलकत्ता जीपीओ स्थापना की गई। डाक सेवा के भुगतान के विरुद्ध पहली बार आम लोगों के लिए खोला गया, जबकि लॉर्ड डलहौजी, लिख लीजिएगा, जबकि लॉर्ड डलहौजी को देश में डाक सेवा के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। वो अपने कार्यकाल 1848 से 56 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे। कौन? लॉर्ड डलहौजी। उनके कार्यकाल के दौरान जो पत्र थे वहां पे 2 पैसे में पूरे देश में कहीं भी पत्र भेज सकते थे। पहली बार डाक टिकट जारी किए गए, जो पूरे देश के लिए डाक विभाग की स्थापना की शुरुआत हुई। इससे स्पष्ट हुआ कि यहाँ पे आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होंगे। जहां से मैंने पूरे डाक के बारे में बता दिया। कल की वीडियो मैंने ये भी बताया था कि पहली बार डाक सेवा कहां से कहां की गई थी। अगर आपने कल की वीडियो पढ़ी थी और उसको कॉपी में नोट डाउन किया था तो कमेंट करके और को बता दीजिएगा कि पहली डाक कहां सेवा की गई थी, तार पहली कहां, ट्रेन भी मैंने बताया था, पहली बार कहां चले थे, कहां इसका प्रयोग किया गया था, कल की वीडियो में मैंने बताया था। जी हां, जवाब आ गया, कोलकाता से आगरा पहली बार लॉर्ड डलहौजी का जो डाक व्यवस्था थी उसे प्रारंभ किया गया। और कहां चली थी वो भी कमेंट करके बताइएगा, कल हमने बताया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा
कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ? जवाब दीजिए। बताइए कहां से कहां तक, बताइए आप लोग। क्या होगा इसका जवाब? एल्गिन नहीं, मैकाले कोई नहीं, होता ही नहीं ज्यादातर, 90% मैंने बताया है जी, लॉर्ड मैकाले सही जवाब। जिन्होंने विकल्प बी बताया है, लॉर्ड मैकाले बताया है, उनके जवाब सही है। आप लिखना चाहें तो कुछ लिख लें, आपकी अगर मन हो तो मैं कुछ की पॉइंट इसमें लिखवा दूं, लिख लीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपके ज्ञान में वृद्धि करना है, प्रश्न की संख्या की गणना नहीं करवाना है। हम ये चाहते हैं आप सफलता की दहलीज पर आगे बढ़े। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप इस वीडियो को शेयर करना चाहेंगे या और लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? लाइक करेंगे तो हो सकता है आपको लग रहा हो कि पैसे कट जाए। अगर आपको लग रहा है वीडियो किसी के काम का है तो प्लीज शेयर भी लो ग्रुप में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल लिख लीजिएगा। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद के सदस्य लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर भारत सरकार में जो शिक्षा का माध्यम था 1835 में अंग्रेजी को बनाया गया। सरकार की योजना यह थी कि जो समाज के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के तबके की शिक्षित वर्ग की एक ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो रक्त रंग से भारतीय हो परंतु विचार से, नैतिक मापदंड से वो अंग्रेजी की प्रवृत्ति रखते हो। वह श्रेणी जो दुभाषियों की भूमिका निभा सके। मतलब लॉर्ड मैकाले ये चाहते थे रंग रूप रक्त भारत का हो लेकिन विचार जो हो अंग्रेजी हो। विचार कैसा हो? अंग्रेजी हो। इसीलिए 1835 में लॉर्ड मैकाले ने यह प्रश्न पूछता है कब, तो लिख लीजिएगा 1835 में किसने? लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रादुर्भाव किया था। तो आप समझते रहिएगा इन सभी तथ्यों को। इसी तरह डाक तार रेलवे का भी संबंध था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहे हैं कि हमारा उद्देश्य आपको प्रश्न की संख्या की गणना नहीं कराकर आपको परिणाम देना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या जाना जाता है? मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, अगर आप मेरी पूरी सीरीज पढ़कर जाएंगे तो आपको जीएस में कभी दिक्कत नहीं होगा। यह मेरा विश्वास है, घमंड नहीं है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? जल्दी जवाब दीजिएगा। कल की क्लास में आपने पढ़ा होगा, जवाब दे देंगे। जी हाँ, संयुक्त राज्य की भू राज्य व्यवस्था, मद्रास की रैयतवाड़ी जाति व्यवस्था, प्रभात बंगाल की अस्थाई राजस्व व्यवस्था जिसकी शुरुआत भूमि पर राजस्व व्यवस्था की शुरुआत 1793 में 1790 लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या की थी? अस्थाई राजस्व की शुरुआत की थी। भारत में एक 5वें ब्रिटिश क्षेत्र में की गई थी जिसमें बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तरी कर्नाटक, वर्तमान वाराणसी, काशी के कुछ क्षेत्र को भी शामिल किया गया था। अगर इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदार को भूमि के स्वामी के रूप में मान्यता दी गई, जब तक वे ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमित रूप से राजस्व देते थे। इसके बारे में कल मैंने व्याख्या किया था, इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी वीडियो छोड़िएगा मत। अगर आप नियमित दर्शक है, अगर आपको रियल में सिलेक्शन लेना है तो कोई वीडियो कभी छोड़िएगा मत, क्योंकि हर वीडियो को मैं व्याख्या करता हूं, आपको पूरी इतिहास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि एशियाटिक सोसाइटी 1784 में के प्रवर्तक कौन थे? बताइए। कैसे कैसे मजेदार प्रश्न है आपके सामने, बताएंगे तो हम तो हैं ही आपके लिए। देखिए, जी हाँ, आपके जवाब एकदम सही आ रहे हैं। सर विलियम जोन्स सही जवाब है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 की स्थापना के प्रवर्तक सर विलियम्स जोन्स है, जिनका एकमात्र उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य लिखना चाहे तो लिख ले। इनका उद्देश्य क्या था? इतिहास, कला, पुरावशेषों, विज्ञान और साहित्य का गहन अध्ययन करना। यह संस्थान भारत में सभी साहित्यिक वैज्ञानिक गतिविधियों का पुनरोध करने के लिए विश्व के सभी एशियाटिक जो सोसाइटी का संरक्षक के रूप में व्यवस्था, मतलब कहीं न कहीं इनके दृष्टिकोण भारतीयों के प्रति अच्छे थे। बस एक लाइन में एक समझा जा सकता है।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे छटे हुए प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण गुत्थी है। तो यहां पे हमने देखा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत कब की गई, किसके द्वारा, ये कल हमने लिखवा दिया था, कल हमने बताया था, समझाया था। अगर कल की क्लास आपने ली होगी, पिछली क्लास आपने पढ़ी होगी, तो गलती नहीं करेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। जी हां, जी एकदम सही। 1909 के भारत शासन अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था वो पूरी तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन था। मुस्लिम मतदाता जो मुस्लिम को ही निर्वाचन कर सकता था। ये पहली बार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, जिसे भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता था। अब सांप्रदायिक, इसमें कुछ लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत के 1909 के मार्ले मिंटो सुधार से प्रारंभ हुआ, जबकि 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण संबंधित अधिकार प्रदान किए गए थे। अब 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड था, लिख लीजिएगा, जो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की गई थी। ध्यान दीजिएगा, 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। वहीं पर 1935 में जो भारत शासन अधिनियम था, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर स्वायत्त शासन या प्रांतीय स्वराज स्थापित किया गया और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया। यह भारत शासन अधिनियम 1935 कहता है। हमने चारों विकल्प की व्याख्या कर दी, कोई विकल्प ऐसा नहीं जो छोड़ दिया हो। एक बार दोबारा व्याख्या करता हूं। पहला कि 1909 के जो उसका उत्तर है, पहले मैं उसकी व्याख्या कर लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार, जिसे भारत शासन अधिनियम 1909 के अंतर्गत भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में की गई, जिसमें मुस्लिम मतदाता को मुस्लिम राजनेता की तरह से जो निर्वाचक था, उसे केवल मुस्लिम मतदाता मतदान कर सकता था। वहीं अब एक ही विकल्प आते हैं 1892 का। देखिएगा, 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, लिख लीजिएगा, 1892 का भारतीय काउंसिल अधिनियम भारतीयों को विधि निर्माण संबंधित अधिकार प्रदान करता है। एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को भारत शासन अधिनियम 1900, और इसने क्या किया, इस सुधार ने क्या किया, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की। अगर परीक्षा में आ जाए कि भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की थी, तो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। फिर आया 1935, क्या था, तो याद रखिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण है क्या, कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसने 1919 के जो द्वैध शासन व्यवस्था थी उसको समाप्त करके स्वायत्त या प्रांतीय स्वराज्य की स्थापित किया और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया। भारत शासन अधिनियम 1935 वर्तमान भारतीय संविधान में 75% हिस्सा हूबहू ज्यों का त्यों या थोड़े संशोधन के साथ 1935 भारत शासन अधिनियम का ही अमूर्त या मूर्त रूप से मिलता है। तो यहां तक आपको मैंने चारों विकल्प तोड़कर पढ़ा दिया, क्योंकि हम लोग इसको पढ़कर तैयार करके आपके सामने आए हैं। हम लोग विकल्प रटकर आपके सामने नहीं आते, इसलिए यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए निर्णायक होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं चाहूंगा कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो स्वयं से शेयर कर दीजिएगा, सभी ग्रुपों में भेजिएगा और सभी को बताइएगा कि ये क्लास कैसी है। मेरा उद्देश्य है कि हम लोगों ने इतना गौर अध्ययन किया है, रातें कुर्बान की है, और मैं ये चाहता हूं आप भी मेरी तरह मेहनती बने। आइए, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था, बताइए क्या नाम था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सीआर दास। जी हां, आइए इसके बारे में भी कुछ बातें कर ले। देखिए, मैं केवल प्रश्न की उत्तर बताकर आपको पीछा न छोड़ना है। हम आपको इन विकल्पों की व्याख्या करेंगे ताकि भविष्य में उससे जुड़ा प्रश्न कभी गलत ना होने पाए।
देखिए आपके विकल्प सही हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी विकल्प ए सही है। आइए कुछ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे फिर से रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सुरेंद्र पहले भारतीय थे जो 1864 में आईसीएस चुने गए। कब? 1864, लिख लीजिएगा 1864 में आईसीएस चुने गए, इंडियन सिविल सर्विस 1864 में चुने गए। 1833 में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सिविल सेवाओं में भेदभाव रहित भर्ती किए जाने की घोषणा की गई। माने पहली बार 1833 में सिविल सर्विस में भर्ती की योजना बनाई गई। 1853 में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया और पहली बार 20 वर्षों के बाद 1853 में इसकी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करने का प्रावधान किया गया, जिसमें 1864 में पहले भारतीय सुरेंद्रनाथ बनर्जी चुनकर भारत के पहले सिविल अधिकारी चुने गए। तो क्या क्या पॉइंट मिला? पहला पॉइंट आपको मिला कि पहली बार इसको कब किया गया, प्रतियोगिता का आयोजन 53 में यह रखा गया कि ऐसी परीक्षा होगी, लेकिन पहली बार परीक्षा का आयोजन 53 में हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, कब आए? 64 में आईसीएस बने। ये 3 डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप लिखना चाहें लिख लें, स्क्रीनशॉट चाहे स्क्रीनशॉट कर ले, शेयर करना चाहे तो शेयर कर ले, बाकी आपकी इच्छा। टेलीग्राम पे जुड़िएगा, ऐप इंस्टॉल करके दुर्गेश सर सर्च करके वहां पे जरूर जुड़िएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यार तो थकावट लग जाती है पूरा इतना एनर्जी के साथ चलाना। ठीक है, यहां पे हमने देखा कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था, बताइए। एक काम करते हैं, मैं कुछ की पॉइंट ऊपर और लिखवा देता हूं, अगर आप लिखना चाहें। देखिए कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं। पहले मैं ऊपर वाले प्रश्न में कुछ चीजें और लिखवा देता हूं, क्योंकि इसके पहले जो हमने पढ़ाया वहां से कुछ चीजें लिख लीजिएगा। देखिए इसमें मैंने कुछ चीजें मैं आपको और बता देना चाहता हूं। आईसीएस के लिए न्यूनतम आयु 1853 में 23 वर्ष थी, 1860 में 22 वर्ष कर दी गई, 1866 में 21 वर्ष, 1878 में आयु सीमा बढ़ाई गई और स्वतंत्र भारत में आईसीएस का पहला पदनाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस रखा गया। अगर आप ये डेटा लिखना चाहें तो लिख लें। 53 में 23 वर्ष था। देखिए पहले था 1800, लिख लीजिएगा, हो सकता है आपके काम में आ जाए। 1853 में पहले कितना वर्ष? पहले 23 वर्ष रखा गया। कितना? 23 वर्ष। 1853 में 23 वर्ष रखा गया। फिर 1860 में 22 वर्ष रखा गया। कितना रखा गया? 22 वर्ष। फिर 1866 में इसे घटाकर कितना, न्यूनतम आयु कितनी, 21 वर्ष कर दी गई। यह न्यूनतम आयु की बात है। फिर 1878 में आकर इसकी आयु 19 वर्ष कर दी गई। ठीक। अब बाद में स्वतंत्र भारत में इसी आईसीएस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आईएएस रख दिया गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय लोक प्रशासक रख दिया गया। अगर आप चाहे तो इसकी भी स्क्रीनशॉट अपने पास रख ले, हो सकता है भविष्य में आपको काम कर दे। कि कब उम्र सीमा 19 वर्ष की गई थी, तो 1878 में 19 वर्ष, 66 में 21 वर्ष, 60 में 22 वर्ष, 53 में 23 वर्ष, ताकि भारतीयों का चुनाव न होने पाए, इसलिए ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे हमारे सामने आया कि अच्छा इसका क्या उत्तर होगा जल्दी बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समिष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? कोई माध्यम बताएगा या हम बताएं आपको? देखिए, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को समिट करने का प्रयास, अभी कुछ देर पहले हम देखा कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम में इसका प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण संबंधित अधिकार प्रदान किए गए थे। अभी जस्ट हमने ऊपर बताया, सदस्यों को सरकार के सार्वजनिक विषय संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार पहली बार प्राप्त हुआ। अब वे सरकार की नीतियों की आलोचना कर सकते थे, अपने मत
व्यक्त कर सकते थे। इसलिए इसका उत्तर विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या आपको? कोई दिक्कत, कोई समस्या, या कोई टॉपिक समझ में ना आ रही, कोई बात आपको, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कहें तो केवल विकल्प बताते चले, इसका ये सही, इसका ये सही है। अगर आप कहें तो हम विस्तृत व्याख्या भी करते चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई? एक भी प्रश्न अपने आप में है। ये सारे यूनिक प्रश्न है, ये यूनिक प्रश्न है। आप कभी प्रश्नों के बारे में समझेंगे तो आपको लगेगा नहीं, दुर्गेश सर ने जो कहा वास्तव में सही है। ये सारे यूनिक प्रश्नों की सीरीज आपके लिए। तो बताइए, सती प्रथा पे सबसे पहले रोक किसने लगाई? एक मिनट रुकिएगा, चार्जिंग एंड मौके पे बैटरी लाइट सब धोखा दे देती है। एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो बताइए किसने। देखिए, यहां पे पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं, किसने ऐसा किया। वैसे तो इसका उत्तर आप लोगों ने सही बताया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जिन्होंने बताया सही है। आइए इसके बारे में कुछ शब्द लिख लेते हैं क्योंकि परीक्षा उपयोगी है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से, सही बताया आप लोगों ने, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। कब? 1829 में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बंगाल रेगुलेशन कानून लिख लीजिएगा। बंगाल रेगुलेशन कानून 1929 की धारा 17 अंतर्गत इसे अवैध घोषित किया गया था। पूछ सकता है 1929 की धारा 17 के अंतर्गत इसे अवैध घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर किसी टॉपिक में किसी को अन्य गहरी जानकारी, जैसे भी किसी ने कमेंट किया इसके बारे में विस्तृत व्याख्या बताइए, उसके बारे में हमने पेड क्लास में वीडियो डाल दिया है। जैसे 1919 का चेम्सफोर्ड सुधार क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, इस पर हमने वीडियो बनाया है, आप एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया? सब हमने पढ़ाया हुआ है। देखिए क्या होगा बताइए। देखिए, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, अगर आप इसको विकल्प जाने तो बताएं। भारत में विधानमंडलों की समीक्षा करना, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्त की समीक्षा करना, वायसराय की स्थिति पद की समीक्षा करना, भारत के लिए एक संविधान की समीक्षा करना, क्या होगा? देखिए, इसका जवाब बहुत ही सही है कि आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्त समीक्षा करना। साइमन कमीशन 1927 में गठन किया गया। 1927 में गठन किया गया। भारतीय प्रांतों में पता लगाए कि सरकार कैसे चल रही है, प्रतिनिधि संस्थान कहां तक ठीक कार्य कर रही है, शिक्षा की कहां तक बढ़ोतरी हुई है, उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को अधिक बढ़ाया, सीमित किया जाए, कोई उचित परिवर्तन लाया जाए। यह सबसे बड़ा कारण साइमन कमीशन का था। एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, उसका जवाब आप दीजिएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया, जबकि इसका गठन 1927 में हुआ। जो गठन हुआ वो 1927 में हुआ, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया? तो हम आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि साइमन कमीशन भारत कब आया। जी हाँ, सही जवाब 3 फरवरी 1928 को। सही जवाब इन्होंने दिया 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, गठन 27 में हुआ। ठीक, जी हाँ, सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किससे विषय में ताकीद की थी? हंटर कमीशन, मैं जानना चाहूंगा कि हम इसकी पूरी गुत्थी भी सुलझाएंगे। बताइए, आराम से जवाब दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में नहीं है, केवल अन्य टॉपिकों को पढ़ेंगे जो परीक्षा उपयोगी हो, एनसीईआरटी का डेटा हो।
देखिए यहां पे एक प्रश्न है कि वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीक की थी? बारडोली सत्याग्रह, खिलाफत आयोग, जलियांवाला। जी हां, हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग त्रासदी। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यह काफी प्रसिद्ध घटना है। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल, बड़ी दर्दनाक घटना है भारतीय इतिहास में। 13 अप्रैल 1919 के अमृतसर के जलियांवाले बाग हत्या कांड पर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर, लिख लीजिएगा, जनरल डायर ने आदेश दिया अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए गोलियां चलाई, जिसमें कहा जाता है 1000 से अधिक लोग मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो हत्याकांड भी कह सकते हैं, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड की जांच करने के लिए 19 अक्टूबर 1919 को 19 अक्टूबर 1919 को हंटर कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन ने 5 अंग्रेज व 3 भारतीय सदस्य बनाए गए थे। क्या आप उनके नाम बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि हंटर कमीशन में क्या थे? 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय थे। क्या उन 3 भारतीयों का नाम आप बता सकते हैं? सर चीमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाम नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं, स्पेक्ट्रम पढ़े होते तो आपको याद हो जाता। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? देखते हैं कि कौन इसका जवाब बेहतर तरीके से देता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का, अच्छा कोई इसका नाम रिपीट करना चाहते हैं, लिख लीजिएगा। जो हंटर कमीशन में लोग थे, सर चीमनलाल सीतलवाड़, चीमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण, लिख लीजिएगा, जगत नारायण, साहबजादा सुल्तान अहमद, चीमनलाल सीतलवाड़। ये 3 भारतीय, 5 अंग्रेज थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, मूलशंकर। जी हां, इनका मूल नाम, वास्तविक नाम मूलशंकर था। इसके बारे में कुछ तथ्य को लिख लेते, लिख लीजिएगा, कॉपी कलम निकालिए, लिखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म के समय जो इनका वास्तविक या मूल नाम था वह था मूलशंकर। यह मोरवी गुजरात के एक सामवेदी ब्राह्मण परिवार में 1824 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म जो हुआ था यह कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात के कहाँ? मोरवी में। गुजरात के मोरवी, मोरवी नामक स्थान गुजरात में, इनका मोरवी में, गुजरात में, मैंने जीजे लिख दे रहा, समझ जाइएगा, जीजे, गुजरात में इनका जन्म हुआ था। 1860 में इनका संपर्क मथुरा के स्वामी बिरजानंद से हुआ। स्वामी ने 1875 में बंबई में समाज की स्थापना की। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज की स्थापना की। एक प्रश्न पूछेगा कब की, तो यह 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूलशंकर था, जिनका जन्म गुजरात के मोरवी में 1824 में हुआ था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। तथा कहां की? प्रश्न पूछेगा कहां पे किया, तो उसका उत्तर लिख लीजिएगा, मुंबई, वर्तमान में जो पहले बंबई रहा करती थी। कितने प्रश्न बने? एक प्रश्न से कितने प्रश्न बने? 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। 2 वर्षों के बाद 1877 में इसका जो मुख्यालय था किसका? आर्य समाज का, यह लाहौर में बनाया गया। वर्तमान में लाहौर किस देश में है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। फिर 1883 में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई। कब? 83 में जाकर इनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एक प्रश्न है, तो आपको कितने प्रश्न मिले सोच लीजिएगा। ठीक है,
देखिए हमने क्या क्या मिला कि देखिए प्रश्न को कैसे मैंने पूरा डिफाइन किया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो कृपया सभी को शेयर कर दे। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह से पढ़ाना चाहिए वास्तव में तो शेयर करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखें हमने क्या क्या देखा कि स्वामी दयानंद का मूल नाम मूलशंकर था। इनका जन्म 1824 में मोरबी गुजरात में हुआ था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की मुंबई में, और 1877 में इसका मुख्यालय कहां पे बनाया, मुख्यालय लाहौर में बनाया जो वर्तमान पाकिस्तान में है। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हो सकता है यह आपके परीक्षा उपयोगी हो। ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर कोई कमेंट करके बता दीजिएगा क्लास कैसी लग रही है, ताकि जो बाद में जुड़े हैं वो ये जान सके आज की क्लास कैसी है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, चाहे फेसबुक हो चाहे कुछ भी हो। आगे बढ़ रहे हम लोग। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की? बताइए। ये सारे प्रश्न इतने अच्छे अच्छे। ठीक है, अच्छा गलती से हमने डेथ लिख दिया था 1833, क्या सॉरी, इनका डेथ हुआ था 1883, गलती से 33 लिख दिया होगा, 1883 था डेथ, 1883 था, गलती से 33 लिख दिया होगा हमने, 83 था। दरअसल क्या दिमाग में इतनी बातें चलती रहती है, मैं बोलता कुछ हूं लिखता कुछ हूं। ब्रिटिश, देखिए इसका उत्तर क्या, 1858, क्या होगा 1858, लिख लीजिएगा, कल मैंने इसकी व्याख्या किया भी था। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की जो प्रभुसत्ता थी 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ, जो क्रांति हुई 1857 की, भारत सरकार के अधिनियम, जो भारत सरकार अधिनियम ने भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश के हाथों सौंप दिया था। ये कितना बड़ा झटका लगा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर क्रांति तय समय हुई होती 1857 की तो भारत 90 साल पहले आजाद हो गया होता, 90 साल पहले। आगे 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम क्या है? अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया, मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। मेरा पढ़ाना व्यर्थ है अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने कई बार इसको पढ़ा है, कल भी पढ़ाया, आज ही पढ़ाया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरी क्लास ले लेंगे, वह सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कोई भी सब्जेक्ट। तो मैंने बताया था कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक, मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यह 1919 है। रॉलेट एक्ट कब है? आप कमेंट करके बताइए रॉलेट एक्ट कब आया। अब देखिएगा, इसके बारे में लिख लीजिएगा, जिसका उत्तर है तीसरे के बारे में कुछ 2 लाइन लिख लेते हैं। पहला, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में जो प्रतिनिधित्व के आधार पर विधान परिषदों में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। इस अधिनियम से भारत सचिव की परिषद तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सर्वप्रथम भारतीयों को सम्मिलित किया गया। किसके द्वारा? मार्ले मिंटो सुधार 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। 2 भारतीय केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी को इंग्लैंड स्थित भारत परिषद नियुक्त किया गया। इसकी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, रॉलेट एक्ट 1919, जी हां सही जवाब। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, एक एक क्रम से न पढ़ेंगे। ठीक है, अगले क्रम में चलते हैं। ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 है। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919, मार्ले मिंटो सुधार ये 1909 है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज, बताइए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
जी हाँ, सही जवाब आप क्या रहे हैं। अगर आप शेयर कर देंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। जी हाँ, रोलेट एक्ट, जी आपने सही बताया, काला कानून। राजा राम मोहन राय, लिख लीजिएगा, लिखना चाहें तो लिख लें आप। बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन ने किया, इसलिए इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, लिख लीजिएगा, राजा राम मोहन राय को नव जागरण काल का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा कहा जाता है। लिख लीजिएगा, ये किसी एक किताब में नहीं मिलेगा। लिख लीजिए कि बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया, इसलिए इन्हें क्या क्या कहते हैं, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828, 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसे बाद में इन्होंने क्या की, ब्रह्म सभा। जब पहले इन्होंने बनाया था, इसका नाम इन्होंने रखा ब्रह्म सभा। क्या रखा था इनका नाम? ब्रह्म सभा, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ब्रह्म समाज की अवधारणा एकेश्वरवाद, अस्तित्वता तथा आचार संबंधी बातों पर निर्धारित थी। तो क्या क्या आप लोगों ने सीखा वो आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या क्या टॉपिक आपको इसका महत्वपूर्ण लगा। मैं ये कहता हूं, मेरी वाणी से जो निकला करे उसे नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपके लिए बहुत ही बड़ी परीक्षा उपयोगी बातें हैं। और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अभी हम और आगे बढ़ेंगे, अभी कई तथ्यों को सॉल्व करेंगे, कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को सभी साथियों को देखिएगा और इनके बारे में बताइएगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ पे हमने लिखा, लिख लीजिएगा। अगर मैं एक बार और बताऊंगा कि राजा राम मोहन को क्या क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय को एक बार लिख लीजिएगा, नव जागरण, दूसरा सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, नव प्रभात का तारा कहते हैं। 4 उपनामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्लास चलते हुए आपका लगभग 40 मिनट हो चुका है। 42 मिनट आपकी क्लास चल चुकी है। अभी ये क्लास और आगे चलेगी। 42 मिनट क्लास चल चुकी है। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन आयोजन किया? अभी इन्हीं के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी हम लोगों ने पढ़ा था राजा राम मोहन राय के बारे में, ऊपर भी हमने पढ़ा था। लिख लीजिएगा इनके बारे में। सती प्रथा की कुप्रथा को उन्होंने खत्म किया। अभी कुछ देर पहले हमने ऊपर भी इस प्रश्न की व्याख्या किया था। देखिए, लिख लीजिएगा, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया। ब्रिटिश सरकार 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध रेगुलेशन कानून लाकर धारा 1929-17 के अंतर्गत इसे अवैध कर दिया। 1829 लिख लीजिएगा, समय पूछता है 1829। अगर यह रेगुलेशन कानून पूछे तो 1929 की धारा 17 के तहत उन्होंने क्या किया, सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। ये सबसे पहले सती प्रथा भारत के किस क्षेत्र पर लागू हुआ, कमेंट करके बताइएगा। ये सती प्रथा भारत के सबसे पहले किस जगह लागू हुआ? कोई जवाब दे, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए, सबसे पहले सती प्रथा कि जो कुप्रथा थी ये किस जगह लागू हुई? तो सबसे पहले कहां लागू हुई थी? बंगाल में। सबसे पहले बंगाल में, लिख लीजिएगा, सबसे पहले बंगाल में लागू हुई थी। कहां पे? बंगाल में 1829 में। फिर 1830 में मद्रास में लागू हुई थी, लेकिन सबसे पहले ये सेकंड है, फर्स्ट पे क्या है? बंगाल है। लिख लीजिएगा, सबसे पहले बंगाल में। सबसे पहले कहां? बंगाल में, जबकि 1830 में मद्रास में लागू किया गया था। लिख लीजिएगा,
पढ़ लीजिएगा। मैं जो डेटा बता रहा हूं वह एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र के अलावा बाहर किताबों में आपको जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए इतनी 3 किताबों का मिश्रण हम आपके सामने लेकर आए हैं। सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने क्या था, शास्त्र के आड़ में हत्या, उन्होंने संज्ञा क्या दी थी, शास्त्र के आड़ में हत्या। यहां लिखने का जगह नहीं है। शास्त्र के आड़ में हत्या की संज्ञा दी थी राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा को किस चीज की संज्ञा दी थी कि शास्त्र के आड़ में हत्या की संज्ञा दी थी किसने, राजा राम मोहन राय ने। किसको, सती प्रथा को दिया था। और यह 1829 में सबसे पहले बंगाल में, फिर मद्रास 1830 में लागू किया गया। यह रेगुलेटिंग, उनका जो रेगुलेशन कानून था वह 1929 धारा 17 के आधार पर सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट करके जवाब दीजिए। आज ही मैंने बताया है, आज ही मैंने पढ़ाया है। अगर इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। मैं किसी प्रकार के कोई डाटा छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको इस तरह योग्य बना दूंगा कि आप भी क्या याद करेंगे, किसकी क्लास आपने ली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट करिएगा, आज ही मैंने पढ़ाया था, किस गवर्नर जनरल समय हुआ था। आगे बढ़ स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लेंगे। द्वैध शासन, आज ही मैंने ये भी पढ़ाया है। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया, अब बताइएगा। आज ही मैंने ये पढ़ाया है। लॉर्ड विलियम बेटिक्स है जवाब, आज मैंने पढ़ाया था। ये भी मैंने आज ही पढ़ाया है। द्वैध शासन किस गवर्नमेंट में किया है, ये देखिए भैया 19, इसे तो हम भैया क्या कहते हैं, ये तो पार्लियामेंट सुधार है। ठीक, द्वैध शासन किस में द्वारा लाया गया बताइएगा। ये 1919, जिसे चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से किस तक थे, चेम्सफोर्ड नहीं दिया है, चेम्सफोर्ड ये कब से, 1916 से 21, 1916 से 21 तक शासन किया। और 1919 अधिनियम के अंतर्गत द्विशासन धारणा, द्वैध शासन, उस समय सचिव कौन थे, लॉर्ड मॉन्टेग्यू की देन है। किसकी, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, लिख लीजिएगा मॉन्टेग्यू, लॉर्ड मॉन्टेग्यू क्या थे उस समय, सचिव थे। इस अधिनियम को इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, वायसराय चेम्सफोर्ड थे और भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे, तो इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। इसको ही क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। इसलिए 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू के सुधार के नाम राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। इसलिए इसका उत्तर क्या है, यह है। बाद में 1935 में इसको समाप्त किया गया। अभी कुछ देर पहले मैंने इसको बता दिया था। ठीक है, एक बात, जब मैं पढ़ा रहा होता हूं कुछ लोग कहते हैं बफरिंग हो रही है। ठीक है, दूसरी बात, आप कमेंट करके उनको तुरंत बताया करिएगा कि नहीं बफरिंग नहीं हो रही है। आप अपने मोबाइल को चेक करिए, क्योंकि आपकी वजह से हम भी डिस्टर्ब होते हैं, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। यहां कुछ लोग पढ़ने आते हैं। ठीक है, तुरंत आप जवाब दे दिया करिए, तुरंत। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। वाह, अभी कुछ देर पहले हमने इसको पढ़ाया, मतलब कितना मजेदार प्रश्न है, दोबारा दोबारा आ रहा है। आर्य समाज की स्थापना किसने की, अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था, इसलिए इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे। ठीक है, मैंने अभी कुछ देर पहले ही जस्ट इसको पढ़ाया था, तो इसका उत्तर क्या होगा भैया, दयानंद सरस्वती। विकल्प ए, कहां पे, सबसे पहले कहां पे भैया, मुंबई में 1875, तो यहां पे 7 अप्रैल 1875 में। ठीक, ये भी कुछ देर पहले हमने पढ़ाया। फिर बाद में लाहौर जाता, फिर इनके 1883 मृत्यु हो जाती है। भी आज ही मैंने पढ़ाया, कुछ ऊपर आज ही हमने थोड़ा सा ऊपर आपको पढ़ाया है, आप एक बार देख लीजिएगा। इसलिए इस पर ज्यादा डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं, बार बार एक ही चीजें रटने से समय बर्बाद होगा। वीडियो थोड़ा बैक जाइएगा, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं
प्रांतीय स्वायत्ता थी। आज ही मैंने ये भी पढ़ाया है, मैंने विकल्प की व्याख्या करते समय इसको पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा आप कर लेंगे। और ऑनलाइन क्लास के लिए जो बार बार प्रश्न कर रहे हैं वो 6306344367 पर कॉल कर व्हाट्सएप करेंगे, ऑनलाइन क्लास संबंधित जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, नोट्स भी उपलब्ध है। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम आपको बताते हैं लाइव क्लास कब होगी, तो टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगा। और हमारा फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश है, स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को इनवाइट करिएगा। देखिएगा ये 1935 सही जवाब है। 1935 लिख लीजिएगा कि भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 सर्वप्रथम में विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना की गई। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध प्रशासन, कौन सा द्वैध प्रशासन, ये वाला द्वैध प्रशासन का अंत और पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई थी। इसलिए इसका उत्तर विकल्प ए सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने शेयर नहीं किया तो सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो बेहतर लगे सबको बताइएगा देखने के लिए, लेकिन टेलीग्राम पे जो जुड़िएगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता था? बताइए किसे कहा जाता था लोकहितवादी? गोपाल हरि देशमुख, आर.जी. भंडारक, महादेव गोविंद रानडे, बी.जी. तिलक। जवाब दीजिए आराम से आप। आप लोगों ने जवाब गलत दिए हैं, इसका जवाब गोपाल हरि देशमुख होगा। गोपाल हरि देशमुख लिख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं कुछ की पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, लिख लीजिएगा। लिखिएगा, महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन, महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन का शुरुआत का श्रेय श्री गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। इन्हें लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रार्थना समाज, कौन? गोपाल हरि देशमुख प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी के आंदोलन से जुड़े थे। इन्हें जाति पात के भेदभाव के विरुद्ध जाति भेद नामक पुस्तक लिखी। लिख लीजिएगा, इनकी पुस्तक का नाम जाति भेद नामक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। जाति भेदभाव के नाते इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक है इनकी, ये पुस्तक है, लिख लीजिएगा भैया, पुस्तक भी आपके सिलेबस में, जाति भेदभाव नामक पुस्तक गोपाल हरि देशमुख ने लिखी थी। इन्हें लोकहितवादी कहा जाता है। यह आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और प्रार्थना समाज से आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यहां से कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसको मिलान करना है, तो मिलान कर ही लेंगे आप लोग। आइए हम लोग मिलान कर देते हैं, आप मिलान करके बताइए। और टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा। ऑप्शन आते हैं, मैंने इसकी वीडियो बना दी है, ऑप्शन आते हैं। ठीक है, बताइए क्या होगा। देखिए, केशव चंद्र सेन ने किसका ब्रह्म समाज, ये तो आपको पता है। दयानंद सरस्वती अभी हमने पढ़ाया, किससे? आर्य समाज। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज। सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन। बस मिल गया, मिल गया। अब विकल्प पता नहीं क्या है, अब बस मैंने मिला दिया। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, सैयद अहमद खान अलीगढ़। इसकी स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट आपके परीक्षा में बहुत काम आएगी, बहुत ही काम आएगी। पूछ दिया केशव ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज, सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन से रंग। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बाकी आपकी इच्छा। भैया मेरा काम है आपको पढ़ाना,
क्लास 1 घंटे चले 2 घंटे चले, उससे क्या मतलब, हमें तो जिंदगी का बेस्ट देना है, आपको बेस्ट देना है, क्योंकि हीरे कम होते हैं इसलिए बहुमूल्य होते हैं। आगे बढ़ना है अगले प्रश्न की तरफ। अगला है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताएंगे, अब समय बहुत ज्यादा हो रहा है, तबीयत भी सही नहीं है यार। बीओ मतलब होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। क्या होगा? जी के गोखले, एम जी रानाडे, वीजी तिलक, बिपिन चंद्रपाल। जी हाँ, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में बंबई, वर्तमान मुंबई में की थी। 1905 के मुंबई में किया था। यह सोसाइटी ऐसे व्यक्तियों का संगठन था जो अपनी मातृभूमि किसी न किसी रूप में सेवा में समर्पित थे। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा तेजी से पढ़ाएंगे यार, तबीयत खराब हो जाएगी नहीं तो ऐसे। देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? जब मैं पढ़ा रहा था इसकी भी मैंने व्याख्या किया था। सती प्रथा क्या थी? भैया, अपने मृत पति की चिता पर हिंदू विधवा का जलाकर मारना, एक तरह से जलकर स्वयं उनके साथ मरना, यही सती प्रथा थी। ये 4 दिसंबर 1829 को लगभग, मतलब 1829 में लॉर्ड विलियम बेटिक द्वारा ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसा बंगाल सती विनियम अंतर्गत किया गया। इसमें सती प्रथा को मानव प्रकृति के विरुद्ध एक घृणित प्रथा के रूप में वर्णित किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेटिक, इसकी हमने विस्तृत व्याख्या ऊपर की वीडियो में 2 से 3 बार कर दी है। आपने इस वीडियो को अगर देखा होगा तो मैं आंसर तो आपने दिया, मैंने इसकी व्याख्या की थी। सबसे पहले ये सती प्रथा किस क्षेत्र में लागू हुई थी, दोबारा कहां लागू हुई थी, ठीक, किस शासन का कौन सा नियम था, ठीक। तो मैंने सभी चीजें ऊपर व्याख्या कर दी है। हर गुण बातें आपको बताई है जो शायद किताबों में आपको एक जगह ना मिले। एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, और किसी ने कुछ देर पहले प्रश्न पूछा था, वापस वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? उस समय मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था आगे वो प्रश्न आने वाला है। तो बताइए इसके बारे में, आज ही मैंने व्याख्या किया। तो वापस वेदों की ओर आह्वान किसने किया? सही जवाब स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वापस वेद की ओर लौटो आह्वान दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। अब मैंने बताया 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। भी कुछ देर पहले मैंने व्याख्या किया। आर्य समाज में छुआछूत, जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। स्वराज शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले अजमेर में। फिर इनकी 1883 में मृत्यु भी हो गई, जो मैंने गलत लिख दिया था ऊपर। 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। 35 लाख साल लिख दिया था, कुछ लोगों ने तुरंत कहा दिया। 1883 में मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन 1909 में पारित पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? देखिए, मैंने कुछ देर पहले बताया था। मैंने कहा ना, सारे प्रश्न घुमा फिरा के आएंगे। अगर एक बार आप हमारे साथ पढ़कर इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से दे देंगे तो फिर आपको कभी गलती नहीं होगी। बताइए क्या होगा इसका? 1909 में पारित पार्लियामेंट सुधार का उद्देश्य क्या था? ठीक है, 5-4 प्रश्न और बचे हुए हैं। ये 4 प्रश्न के बाद आपकी लगभग 3-4 प्रश्न के बाद सीरीज खत्म हो जाएगी। 30 प्रश्नों की जो एक विस्तृत व्याख्या खत्म होगी। देखिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, भारत सरकार, देखिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली की लागू करना भी मैंने कुछ देर पहले बताया था। विकल्प 4 वाले सही है, लिख लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1909 में पार्लियामेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मैंने अपने ऊपर व्याख्या कर दिया है। इसके अंतर्गत मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई।
इस प्रणाली के अंतर्गत पार्लियामेंट सुधार 1909 के अंतर्गत मुस्लिम सीट के उम्मीदवार के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकता है। मैंने कुछ देर पहले बताया। पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली के उद्देश्य से हिंदू मुस्लिम एकता को परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हो गया। तो यह एक ऐसा अधिनियम था जो भारत पाकिस्तान के विभाजन का एक सबसे बड़ा कारण और अधिनियम माना जाता, अधिनियम के दृष्टिकोण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? चौथा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये प्रश्न देखिए, नए भारत का पैगंबर, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? आज बताइए आप लोग, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। नए भारत का पैगंबर किसे कहते हैं? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? जवाब दीजिएगा। बताइए, नए भारत का पैगंबर किसे कहते हैं? पूरी क्लास लाइव चल रही है। नए भारत का पैगंबर किसे कहते हैं? तो नए भारत का पैगंबर रामकृष्ण परमहंस को कहते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है। कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस 1834 से 86 तक थे। लिख लीजिएगा, ये 1834 से 86 ये एक काली मंदिर के एक पुजारी थे जिन्हें नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। अपने उपदेशों में रामकृष्ण आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करके भारतीय समाज में आडंबर रीति रिवाज हटकर भक्ति के माध्यम से धार्मिक मुक्ति पाने का प्रयत्न किया जाना लगा। परमहंस ने मानव सेवा को अपनी शिक्षाओं का आधार बताया। इनके शिक्षाओं को प्रकाशित विद्यार्थियों में नरेंद्र दत्त, जिन्हें विवेकानंद कहते हैं, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की तथा रामकृष्ण मिशन की शिक्षा उपनिषद, गीता एवं दर्शन तथा बुद्ध एवं यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने विश्व को मानव मूल्यों को शिक्षा दी। सामाजिक कर्म को प्रमुख बताया, कर्मकांडों को त्यागने की बात कही। और शिकागो में आपने देखा होगा विवेकानंद का जो भाषण था वो आज भी याद योग्य है, मतलब स्मरणीय योग्य है हमारे, इसे विस्मृत भी नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकते। दुनिया में भारत का सिर ऊंचा करने वाला अगर कोई व्यक्ति था उस समय तो वह स्वामी विवेकानंद जी थे। इनके दिवस पर, जन्मदिन पर प्रत्येक वर्ष भारत में 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। भैया लिख लीजिएगा, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। लिख लीजिएगा आप लोग भी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का ग्रहणी कौन था? मैंने आज पढ़ाया था, कल के क्लास में भी पढ़ाया था। स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? जी हां, आधुनिक भारत के अस्थायी स्वशासन, आधुनिक भारत के स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन के काल में प्रथम वास्तविक जनगणना 1881 में हुई थी। जो 10 की जनगणना होती है वह पहली बार लॉर्ड रिपन 1881 से होती है, जबकि पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल से प्रारंभ हुई थी। लेकिन 10 की जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय से ही चलती आ रही है। यह 2 पॉइंट लिख लीजिएगा। पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड रिपन 1881 में पहली जनगणना की 10 की जनगणना को शुरुआत किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 समाप्त कर दिया था। किसने? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल माना जाता है। यह भारत का सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 1872 में पहली लॉर्ड मेयो, 81 में 10 की जनगणना इनके समय में। ठीक है, इसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल माना जाता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने खत्म किया था? इसी ने खत्म किया था। तो ये सारी बातें जानते रहिएगा। एक आध 2 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद हमारी सीरीज आज खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज का स्थापना 1875 में कहा की थी? अभी कुछ देर पहले हमने बताया था, कुछ देर पहले हमने इसकी व्याख्या की थी।
अच्छा, वर्नाकुल एक्ट 1882 में समाप्त कर दिया था, मैंने गलत बताया, एक बार चेक कर लीजिएगा नेट पे आप। इसका क्या होगा? बंबई, सही जवाब। अभी कुछ देर पहले हमने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। ठीक है, इन्होंने 1874 में सत्य प्रकाश किया था, सत्य प्रकाश प्रकाशित किया था, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश कब? 1874 में। सत्यार्थ प्रकाश 1874 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, यह एक प्रश्न आपके आ चुका है, यह आज का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद आज की क्लास पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कट रहा है क्या? चलिए, ये आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो जवाब दीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास आपकी खत्म हो जाती है और हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ठीक है। उसके लिए ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास नोट्स सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके दुर्गेश सर सर्च करिएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। हमारा फेसबुक पेज है जो आपके लिए हमने बनाया है, वो ई लर्निंग विद दुर्गेश है, उसे स्वयं ज्वाइन करिएगा। अपने सभी साथियों को उसे इन्वाइट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे स्वयं जुड़िएगा, सभी को भी जोड़िएगा। आइए इसको देखते हैं। 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रणी किसे माना जाता है? कुछ देर पहले हमने बताया था राजा राम मोहन राय को। मैंने इसकी विस्तृत व्याख्या की थी कि राजा राम मोहन राय ने इन्हें नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, प्रभात का तारा कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे बाद में पहले ब्रह्म समाज था, बाद में ब्रह्म समाज के नाम ब्रह्म सभा, बाद में ब्रह्म समाज बन गई, जिसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म सभा, आगे चलकर ब्रह्म समाज बन गई। इन्हें क्या क्या कहते थे? नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, प्रभात का तारा इन्हें कहा जाता था। इस प्रकार आज आपकी एक बड़ी 30 प्रश्नों की सीरीज को हमने 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर खत्म किया। मैं आपको केवल 30 प्रश्न का विकल्प बताकर भी व्याख्या कर सकता था, लेकिन हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि आपका किसी भी प्रकार से आपका आधुनिक भारत के इतिहास में दिलचस्पी बढ़ जाए। इसको पढ़ने के बाद आपकी जो सीरीज है वो कंप्लीट होती रहेगी। आज की ये सीरीज खत्म होने के बाद अगली सीरीज कल फिर आपको समय आपको टेलीग्राम पे हम बता देंगे। टेलीग्राम में इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़ेगा ई लर्निंग विद दुर्गेश से। और सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन क्लास जुड़ सकते हैं। और मैं आपके लिए चुनिंदा प्रश्न इसलिए लाता हूं, और इसके लाने से पहले मुझे भी होमवर्क करके आना पड़ता है। इसके तथ्यों को कई किताबों से जोड़कर तैयार होकर याद करके आते, तो हम आपके सामने इतना बता पाते हैं। सोचिए हम कितनी मेहनत करते हैं। 1 घंटा क्लास को पढ़ाने के लिए हमें कितनी देर तैयारी करना होता है, तब हम आपके बीच आपके सामने आ सकते हैं। तो आज की क्लास यहाँ समाप्त होती है, और अन्य कोई समस्या सुझाव हो तो आप बताइएगा। कल दिन में आपकी पेड क्लास चलती है, जो 8 बजे से लेकर 7 बजे तक पूरी पेड क्लास चलती है। उसमें केवल पेड क्लास के मेंबर इस क्लास को देख पाते हैं। ये प्रैक्टिस सेट की सीरीज 7 बजे के बाद से स्टार्ट होती है। ऑनलाइन क्लास की अलग वीडियो मिलती है, वो यूट्यूब पे आप नहीं देख पाएंगे, वो केवल पेड क्लास के मेंबर देखेंगे, जो डेली चलती है 8 बजे से लेकर रात्र के 7 बजे तक। बीच में 2 घंटे की गैप होती है। माने सबसे बड़ी पेड क्लास अगर उत्तर प्रदेश में कोई देता है तो लर्निंग विद दुर्गेश देता है। ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, ऐसा लोग कहते हैं कि सर 1 मिनट की छुट्टी नहीं मिलती, एक वीडियो खत्म होता है, अगला वो भी लाइव सेशन चलता है, और हम लाइव आपको पढ़वाते हैं ताकि आप भी देखें कि आपके साथ हम भी कितना मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम आपके लिए कितना मेहनत कर रही है। खैर, बातें बहुत है बड़ी कहने के लिए, समय ज्यादा को अगर आपको बेहतर लगा शेयर करिएगा, कोई कमी हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगली बार से मैं सुधार करूंगा। संख्या कम क्यों है, मेरी मेहनत में क्या ऐसी कमी रह गई है, वो जरूर बताइएगा।
वो आप जरूर मुझे बताइएगा कि क्या कमी है, और अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को बाद में सभी साथियों को बताइएगा E-Learning विद दुर्गेश की जीएस की सीरीज जरूर देखें, मैथ की सीरीज जरूर देखें, और मेरी ज्योग्राफी जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था यूपीएससी का, वो इस समय ऑनलाइन क्लास में चल रहा है। सीटेट भी चल रहा है, और सीटेट की क्लास की कल से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी। और अन्य अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या इस वीडियो को शेयर करना चाहेंगे आप? मुझे नहीं पता मैं अच्छा पढ़ाता हूं नहीं, जिस दिन आप सफल होकर आएंगे उस दिन समझ में आएगा अच्छा है, क्योंकि मैं इसको पढ़ाने के लिए खुद से होमवर्क करके आता हूं, इतनी मेहनत करके आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। आप सोचिए इतने बड़े बड़े, अच्छा गवर्नर के क्लास में बता देंगे गवर्नर क्या है, मैं होमवर्क करके आपके बीच आता हूं ताकि कोई कमी कसर ना रहे, और कोई कमी आती है तो भी मुझे बताइएगा, वो भी कमी। आज इकोनॉमिक्स नहीं चल पाएगी क्योंकि रात काफी हो चुकी है, और ये आपको ही पता होगा, बाकी को नहीं पता होगा कि कितनी रात हो चुकी है, लेकिन फिलहाल रात ज्यादा हो चुकी है, ये सच्चाई है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय भारत। इसकी पूरी सीरीज पढ़िएगा, कोई सीरीज मत मिस मत करिएगा, चाहे मेरी ज्योग्राफी की आए, इकोनॉमी की आए, पॉलिटी की आए, मेरी कोई सीरीज, कोई वीडियो मिस मत करिएगा, वरना आप एक बहुत बड़ी चीजें मिस कर जाएंगे। फिलहाल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, फिर आगे से आपको जो बेहतर लगे वो करिएगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। ठीक है, बाय बाय।